आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट एग्ज़ाम 2026 के लिए पेपर 1 का यूनिट नंबर 8 जो कि है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका हम लोग सेट नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और एग्ज़ाम डेट जो है वह 29 जो है यह जेपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पहले से घोषित किया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए झार शिक्षा के द्वारा पेपर 1 कंप्लीट, जिसमें से 6000 वन लाइनर क्वेश्चंस है, एक बुकलेट तैयार किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। अगर किसी को ये बुक्स परचेज करना हो ई बुक फॉर्म में, तो आप हमारे नंबर 8271113645 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका तो प्राइस 540 है, बट अभी ये ऑफर प्राइस में मात्र आपको 249 पे ये आपको मिल जाएगा। कितना पे? ये आपको 249 पे आपको ये मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं 8271113645 नंबर पर। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और हम लोग देखते हैं यूनिट 8 का जो कि आईसीटी है, उसका सेट 2 का पहला सेक्शन जो है वह है जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। इसमें पहला प्रश्न है, वायरस का कंप्यूटर शब्दावली में पूर्ण रूप क्या है? यानी कि वायरस का फुल फॉर्म जो होता है वह क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है जो कि सीधे तौर पर सीपीयू से जुड़ी होती है। याद रखना है कि सबसे तेज मेमोरी जो होती है वह रजिस्टर होती है, देन उसके थोड़ा सा कम कैश मेमोरी होती है, फिर उससे थोड़ा कम रैम होती है, और फिर हार्ड डिस्क जो होती है वो इन सब में से कम तेज होती है। यानी कि सबसे फास्टेस्ट बोला जाए तो वो कौन सा होती है? तो रजिस्टर होती है। अगला प्रश्न है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है जो अब हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की जगह ले रहा है? तो एसएसडी का फुल फॉर्म बताना है। तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज है और इसमें कोई घूमने वाले हिस्सा नहीं होता है। यानी कि एसएसडी में किसी भी प्रकार का घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, IPv4 पता यानी कि एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो IPv4 एड्रेस जो होता है वह 32 बिट्स का होता है। कितना? तो 32 बिट्स का होता है। अगला प्रश्न है, IPv6 एड्रेस जो होता है यह कितने बिट का होता है? तो IPv6 जो होता है यह 128 बिट का होता है। कितना? तो 128 बिट्स का होता है। याद रखना है कि यह हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये जो बिट्स जो है ये किस में लिखा जाता है? तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है और यह किस प्रकार का पता है? तो मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है और यह किस प्रकार का पता है? तो यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक अस्थाई दैट मीन परमानेंट भौतिक पता नहीं कि फिजिकल एड्रेस है। क्या है? तो मैक एड्रेस जो है वो एनआईसी का स्थायी भौतिक पता है। अगला प्रश्न है, पीएनजी फाइल फॉर्मेट का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएनजी फाइल फॉर्मेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या है? तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स।
इसमें याद रखना है कि यह पारदर्शी पृष्ठभूमि दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का समर्थन करता है, यानी कि पीएनजी जो होता है वह ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का सपोर्ट करता है, यानी कि समर्थन करता है। अगला प्रश्न है ओसीआर का कार्य क्या है? तो ओसीआर का कार्य क्या है? उसका कार्य है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी यह स्कैन की गई छवियों या हस्तलिखित टेक्स्ट को मशीन पठनीय टेक्स्ट में बदलता है। यानी ओसीआर क्या करता है? तो स्कैन की गई छवियों को यानी कि इमेजेस को हस्तलिखित टेक्स्ट को मशीन पठनीय टेक्स्ट में बदलता है, यानी कि ये इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन? तो ओसीआर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफटीपी का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फर्मवेयर क्या है? तो कंप्यूटर में फर्मवेयर है वह क्या है? तो यह एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से एम्बेडेड होता है, जैसे कि टीवी रिमोट या वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम। ये क्या है? तो यह एम्बेडेड प्रोग्राम होता है जो कि स्थायी रूप से उसमें स्टोर किया हुआ रहता है। अगला प्रश्न है GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या है? तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। अगला प्रश्न है एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। कितने? तो 4 बिट्स होते हैं, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं तो 2 निब्बल में कितने हो जाएंगे? तो 2 निब्बल में आपका 8 बिट्स हो जाएंगे। कितना? तो 8 बिट्स हो जाएंगे 2 निब्बल में। अगला प्रश्न है OSI मॉडल में कितनी परतें यानी कि लेयर होती है? तो OSI मॉडल में कुल 7 परतें यानी कि 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से पहला है फिजिकल, उसके बाद है डेटा लिंक, फिर है नेटवर्क, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सेशन, फिर प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन लेयर। यानी कि टोटल कितने लेयर्स होती हैं? तो टोटल 7 लेयर्स होते हैं। याद रखना है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड है। क्या है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड जो है यह क्यूआर का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर दैट मीन्स यह किसे कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है किसे कहते हैं? यानी कि वह सॉफ्टवेयर जिस पर किसी व्यक्ति या कंपनी का कॉपीराइट होता है और जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS विंडोज जो है यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है MICR का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो MICR का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है? जब बैंकों में चेक क्लियरिंग के लिए होता है। कहाँ पर? तो बैंकों में चेक क्लियरिंग के लिए होता है। MICR का फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है वो MICR का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है बग और डिबग का क्या अर्थ है? तो बग और डिबग का अर्थ क्या है? यानी बग जो होता है सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि है। क्या है? तो सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि है। और डिबग जो है उस त्रुटि को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया है। क्या है? तो डिबग जो है उस त्रुटि को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है SRAM और DRAM में कौन तेज है? यानी कि SRAM दैट मीन्स स्टैटिक रैम और DRAM यानी कि डायनेमिक रैम में कौन तेज है? तो स्टैटिक रैम जो है वह तेज है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक रैम में जो है उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है हैकिंग के संदर्भ में व्हाइट हैट हैकर्स कौन होते हैं? तो व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो एथिकल्स हैकर जो सुरक्षा खामियों को खोजने और ठीक करने के लिए सिस्टम को हैक करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं
व्हाइट हैट हैकर्स, यानी कि ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो व्हाइट हैट हैकर्स बोला जाता है। अगला प्रश्न है यूनिकोड क्या है, तो यूनिकोड क्या है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय एन्कोडिंग मानक जो दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के अक्षरों को कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसे यूनिकोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, तो डीबीएमएस का पूर्ण रूप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो डीबीएमएस का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, तो कंप्यूटर से बाहरी रूप से जुड़े डिवाइसेस, दैट मीन्स उपकरण, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। क्या है, तो ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वह सॉफ्टवेयर जो परीक्षण अवधि यानी कि ट्रायल पीरियड के लिए मुफ्त दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, शेयरवेयर बोलते हैं, लेकिन बाद में इसके लिए भुगतान करना पड़ता है, यानी कि कुछ पेमेंट करना पड़ता है। अगला प्रश्न है बूटिंग प्रक्रिया में कोल्ड बूटिंग क्या है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान जो कोल्ड बूटिंग है वह क्या है, तो कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद अवस्था से चालू करना, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू की गति यानी क्लॉक स्पीड को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है, तो सीपीयू की जो स्पीड है यानी क्लॉक स्पीड जो है उसको गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, किसमें, तो गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अब हम लोग सेक्शन 2 देखते हैं, इसमें हम लोग बेसिक ऑफ इंटरनेट ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हब और स्विच में क्या मुख्य अंतर है, यानी कि हब किसे कहते हैं और स्विच किसे कहते हैं, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। हब जो होता है वो डेटा को सभी पोर्ट्स पर भेजता है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जबकि स्विच जो होता है वो डेटा को केवल इच्छित यानी कि प्राप्तकर्ता के पोर्ट पर भेजता है, दैट मीन्स इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, किसको, स्विच को, यानी कि जिसको भेजना है सिर्फ उसी को भेजता है, किसके द्वारा, तो स्विच के द्वारा। अगला प्रश्न है रैंसमवेयर क्या है, तो रैंसमवेयर क्या है, तो एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता की फाइलों को लॉक या एनक्रिप्ट कर देता है और उसे खोलने के लिए फिरौती यानी कि मनी का डिमांड करता है, उसको क्या बोलते हैं, रैंसमवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है विशिंग क्या है, तो विशिंग क्या है, तो वॉइस कॉल के माध्यम से की जाने वाली फिशिंग, जैसे फर्जी बैंक कॉल, उसको क्या बोलते हैं, उसे विशिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए उपयोग की जाने वाली इंक्रिप्शन तकनीक क्या क्या कार्य है, तो इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए उपयोग की जाने वाली इंक्रिप्शन तकनीक का क्या कार्य है, इसका कार्य है डेटा को एक कोड में बदलना ताकि अनाधिकृत व्यक्ति उसे पढ़ ना सके, क्या करना, तो डेटा को एक कोड में बदलना ताकि अनाधिकृत व्यक्ति उसे पढ़ ना सके। अगला प्रश्न है वेब क्रॉलर या स्पाइडर का सर्च इंजन में क्या काम है, तो वेब क्रॉलर या स्पाइडर का सर्च इंजन में काम है कि इंटरनेट पर वेबसाइटों को स्कैन करना और सर्च इंजन के डेटाबेस के लिए जानकारी इकट्ठा करना, क्या करना, तो इंटरनेट पर वेबसाइटों को स्कैन करना और सर्च इंजन के डेटाबेस के लिए जानकारी इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है इंट्रानेट को बाहरी हमलों से बचाने के लिए किस सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इंट्रानेट को बाहरी हमलों से बचाने के लिए किस सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन वेब के किस
संस्करण का उदाहरण है? यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वेब के किस संस्करण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेब 2.0। अगला प्रश्न है सिमेंटिक्स वेब किसे कहा जाता है? तो सिमेंटिक वेब्स जो है वो किसे कहा जाता है? तो वेब 3.0 को, जहां मशीनें डेटा के अर्थ को समझ सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिमेंटिक वेब्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी की क्या विशेषता है? तो स्टार टोपोलॉजी की क्या विशेषता है? तो इसमें सभी नोड्स जो होते हैं या कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस यानी कि हब या स्विच से जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उपयोग क्या है? यानी कि प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उपयोग जो है वह क्या है? तो उपयोगकर्ता की पहचान यानी कि आईपी एड्रेस छिपाना और प्रतिबंधित वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करना या सामग्री को कैश करना, इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर का इसका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है डार्क वेब क्या है? तो डार्क वेब क्या है? तो इंटरनेट का वह हिस्सा जिसे सामान्य सर्च इंजन जैसे कि गूगल द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता और जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर जैसे कि टोर की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? वह डार्क वेब है। अगला प्रश्न है ईमेल में अटैचमेंट की अधिकतम सीमा जैसे कि जीमेल में आमतौर पर कितनी होती है? तो जीमेल में अटैचमेंट की जो सीमा होती है वह 25 MB होती है, यानी कि 25 MB तक होती है। अगला प्रश्न है ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क्स। अगला प्रश्न है ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर की क्या विशेषता है? तो ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर की क्या विशेषता है? तो यह एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है लेकिन पृष्ठभूमि में सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। कौन? तो ट्रोजन हॉर्स। अगला प्रश्न है बैंडविड्थ थ्रोटलिंग क्या है? तो बैंडविड्थ थ्रोटलिंग क्या है? तो यह इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP द्वारा जानबूझकर इंटरनेट की गति को कम करना है। क्या है? उसको बोलते हैं बैंडविड्थ थ्रोटलिंग। अगला प्रश्न है डिजिटल सिग्नेचर क्या सुनिश्चित करता है? तो डिजिटल सिग्नेचर सुनिश्चित करता है दस्तावेज की प्रामाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी को और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करता है। कौन? तो डिजिटल सिग्नेचर। अगला प्रश्न है ब्लॉगोस्फेयर शब्द का क्या अर्थ है? तो ब्लॉगोस्फेयर शब्द का अर्थ है सभी ब्लॉग और उनके आपसी संबंधों का सामूहिक समुदाय को क्या बोलते हैं? ब्लॉगोस्फेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हाइपर टेक्स्ट शब्द किसने गढ़ा था? तो हाइपर टेक्स्ट शब्द जो है ये टेड नेल्सन के द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा? तो टेड नेल्सन के द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और TCP में क्या अंतर है? तो TCP जो है वो भरोसेमंद है यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि UDP जो है तेज है लेकिन डेटा डिलीवरी की गारंटी नहीं देता है यानी कि कनेक्शन लेस है। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है? लाइव स्ट्रीमिंग में जैसे बीच में लैगिंग जो आना हो जाता है। अगला प्रश्न है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव। ये सभी क्या है? ये सभी क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल्स है। कौन कौन? तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव। अगला प्रश्न है नेट न्यूट्रलिटी दैट मीन्स नेट तटस्थता का सिद्धांत क्या है? तो नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत है इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी विशिष्ट सामग्री या वेबसाइट के लिए अलग शुल्क नहीं लेना चाहिए।
अगला प्रश्न है ईथरनेट केबल को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो ईथरनेट केबल को तकनीकी रूप से RJ45 यानी कि रजिस्टर्ड जैक 45 कहा जाता है। अगला प्रश्न है वेब होस्टिंग क्या है? तो वेब होस्टिंग क्या है? तो वेबसाइट की फाइलों को एक सर्वर पर स्टोर करना ताकि वे इंटरनेट पर उपलब्ध हो सके, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेब होस्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कैप्चा का उपयोग जो है वो क्यों किया जाता है? तो यह भेद करने के लिए कि इनपुट देने वाला व्यक्ति है या रोबोट या कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कैप्चा का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो इनपुट दे रहा है वह व्यक्ति है या फिर तो रोबोट या कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है मेटावर्स क्या है? तो मेटावर्स क्या है? तो एक आभासी दुनिया है यानी कि वर्चुअल रियलिटी स्पेस जहां लोग डिजिटल अवतारों के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं मेटावर्स बोलता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 जो कि है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। इसमें पहला प्रश्न है एबीसी का पूर्ण रूप क्या है जिसे नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत शुरू किया गया है? तो एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से क्या है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से यह छात्रों के अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से स्टोर करता है ताकि वे अपनी गति से डिग्री पूरी कर सके। अगला प्रश्न है NPTEL के तहत पाठ्यक्रम सामग्री कौन तैयार करता है? तो NPTEL के तहत जो पाठ्यक्रम सामग्री है वह 7 IITs और IISCs बेंगलोर के द्वारा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है EPG पाठशाला किसकी पहल है? तो EPG पाठशाला जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान UGC की जो स्नातकोत्तर यानी पीजी छात्रों के लिए ई कंटेंट प्रदान करता है। अगला प्रश्न है शोध शुद्धि नामक पहल का क्या कार्य है? तो शोध शुद्धि नामक पहल का कार्य है सभी विश्वविद्यालयों को प्लेग्रिमिज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यानी कि PDS प्रदान करना। पहले इसे PDS पहल कहा जाता था। किसको? तो शोध शुद्धि को। अगला प्रश्न है NEAT नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है? तो NEAT का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग करके सीखने को अधिक व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड बनाना है। किसका उद्देश्य है? तो NEAT का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है स्वयं के लिए कितने राष्ट्रीय समन्वयक यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं? तो कितने? तो 9 समन्वयक जो हैं वह नियुक्त किए गए हैं। उसमें से है पहला AICTE NPTEL UGC CEC NCERT NIOS IGNOU IIMB और NITTR। ये 9 समन्वयक हैं जो स्वयं के लिए नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है ई कल्पा किस क्षेत्र के लिए एक डिजिटल पहल है? तो ई कल्पा जो है वह डिजाइन शिक्षा के लिए एक डिजिटल पहल है। अगला प्रश्न है टॉक टू ए टीचर कार्यक्रम किस मिशन का हिस्सा है? तो टॉक टू ए टीचर जो है वो किस कार्यक्रम का हिस्सा है? यह NMEICT दैट मीन्स नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT का हिस्सा है। अगला प्रश्न है IRINS इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम क्या है? तो IRINS जो है वो क्या है? तो यह अकादमिक और अनुसंधान एवं विकास यानी कि R&D संगठनों के संकाय सदस्यों और वैज्ञानिकों की प्रोफाइल का प्रबंधन करने वाला वेब आधारित सिस्टम है। क्या है? यह वेब आधारित सिस्टम है। अगला प्रश्न है ई आचार्य जिसे अब इंटीग्रेटेड ई कंटेंट
पोर्टल कहा जाता है क्या है? तो ई आचार्य क्या है? तो यह NMEICT के तहत विकसित सभी कंटेंट का आधिकारिक भंडार है। क्या है? आधिकारिक भंडार है। अगला प्रश्न है SOS टूल जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करता है, शिक्षा में क्या कहलाता है? तो SOS टूल जो है वह क्या कहलाता है? यह स्पोकन ट्यूटोरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्पोकन ट्यूटोरियल कहलाता है। बादल NMEICT के तहत क्या है? तो क्या है? तो यह एक क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण है जो शैक्षणिक संसाधनों को वर्चुअलाइजेशन की सुविधा देता है। क्या देता है? तो शैक्षणिक संसाधनों को वर्चुअलाइजेशन की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स कब शुरू किया गया था? ये 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम अब किसका हिस्सा है? तो UGC इन्फोनेट जो है वो किसका हिस्सा है? तो ई शोध सिंधु का हिस्सा। किसका? तो ई शोध सिंधु का हिस्सा है। अगला प्रश्न है NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में सिंगल विंडो सर्च सुविधा का क्या अर्थ है? तो सिंगल विंडो सर्च सुविधा का अर्थ है विभिन्न स्रोतों से शैक्षिक सामग्री को एक ही स्थान या खोज बॉक्स से एक्सेस करना। अगला प्रश्न है ऑस्कर ओपन सोर्स कोर्सवेयर एनिमेशंस रिपोजिटरी पहल का संबंध किस संस्थान से है? यानी कि ऑस्कर पहल का जो संबंध है वो किस संस्थान से है? जिसका संबंध IIT बॉम्बे से है। किससे है? तो IIT बॉम्बे से है। अगला प्रश्न है इम्प्रिंट इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी योजना किन दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल थी? तो किन दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल थी? तो शिक्षा मंत्रालय यानी कि MHRD और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की यह संयुक्त पहल थी। अगला प्रश्न है डिजी लॉकर में जारी किए गए दस्तावेज किस अधिनियम के तहत मूल दस्तावेजों के बराबर माने जाते हैं? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा ये बराबर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है VLE का शिक्षा में पूर्ण रूप क्या है? तो VLE का पूर्ण रूप है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। क्या है? तो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट ई शिक्षा किस राज्य सरकार की एक पहल थी जिसे अक्सर केस स्टडी के रूप में पूछा जाता है? तो प्रोजेक्ट ई शिक्षा जो थी वह मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल थी। अगला प्रश्न है EDUSAT दैट मीन्स GSAT-3 क्या था? तो EDUSAT क्या था? तो भारत का पहला उपग्रह जो विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र की सेवा के लिए लॉन्च किया गया था। कौन? तो EDUSAT। अगला प्रश्न है LMS का पूर्ण रूप क्या है? जैसे मूडल या ब्लैक बोर्ड। तो इसका पूर्ण रूप क्या है LMS का? तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है ARIIA रैंकिंग का संबंध किससे है? तो ARIIA रैंकिंग का संबंध जो है यह नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की रैंकिंग से है। यानी कि अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी कि ARII का यह फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है मनोदर्पण पहल क्यों शुरू की गई थी? तो मनोदर्पण पहल जो है क्यों शुरू की गई थी? तो छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शुरू की गई थी। कौन सा? तो मनोदर्पण पहल। अगला प्रश्न है PMAY यानी PM ई विद्या के तहत शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को किस चीज की अनुमति दी गई है? तो स्वचालित रूप से ऑनलाइन डिग्री
पाठ्यक्रम शुरू करने की। किसकी? तो स्वचालित रूप से ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने की। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 4 जो कि है आईसीटी एंड गवर्नेंस। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 ए को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर रद्द कर दिया था? तो किस आधार पर रद्द कर दिया था? यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती थी। कौन? तो यह धारा 66। अगला प्रश्न है सर्ट इन का पूर्ण रूप क्या है और इसका कार्य क्या है? तो सर्ट इन का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। क्या है? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। यह साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी। क्या है? तो साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है ई प्रामन क्या है? तो ई प्रामन जो है वो क्या है? तो एक राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा है। क्या है? तो एक राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए सुरक्षित लॉगिन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है ओपन डेटा प्लेटफॉर्म दैट इज data.gov.in का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकारी डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराना ताकि पारदर्शिता बढ़े। अगला प्रश्न है किसान सुविधा ऐप किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? तो किसान सुविधा ऐप जो है यह मौसम, बाजार मूल्य और कृषि सलाह की जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है मेघराज पहल क्या है? तो मेघराज पहल क्या है? तो भारत सरकार की जीआई क्लाउड पहल जिसका उद्देश्य सरकार की आईसीटी खर्च को कम करना और क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाना है। क्या करना है? तो भारत सरकार की जीआई क्लाउड पहल जिसका उद्देश्य सरकार की आईसीटी खर्च को कम करना और क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाना है। अगला प्रश्न है जियो स्पाटियल टेक्नोलॉजी यानी भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन में किस लिए किया जाता है? तो शासन में किस लिए किया जाता है? तो संपत्तियों की मैपिंग, आपदा प्रबंधन और योजना बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ई ऑफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो ई ऑफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्यवाही कम करना और कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना। क्या करना? तो सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्यवाही कम करना और कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना। अगला प्रश्न है एम परिवहन ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो एम परिवहन ऐप जो है यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए है। अगला प्रश्न है फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है? तो फास्टैग जो है ये RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर यह काम करती। कौन? तो फास्टैग। अगला प्रश्न है ई ताल पोर्टल क्या दर्शाता है? तो ई ताल पोर्टल जो है यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ई गवर्नेंस सेवाओं के लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के वास्तविक समय के आंकड़े को यह दर्शाता है। अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन में आईसीटी का क्या रोल है? तो स्मार्ट सिटी मिशंस में आईसीटी का क्या रोल है? तो डेटा और तकनीक का उपयोग करके शहर की सेवाओं यानी कि पानी, बिजली, यातायात की दक्षता में सुधार करना। क्या करना? तो डेटा और तकनीकी का उपयोग करके शहर की सेवाओं की दक्षता में सुधार करना। अगला प्रश्न है रुपे कार्ड भुगतान नेटवर्क किसके विकसित किया है? तो रुपे कार्ड भुगतान नेटवर्क जो है वह किसने विकसित किया है? यह एनपीसीआई ने विकसित किया है यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो साइबर
अपीलीय न्यायाधिकरण की जो स्थापना है ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है डीबीटी का पूर्ण रूप क्या है जो ई कोर्स गवर्नेंस का एक बड़ा लाभ है। तो ई गवर्नेंस का एक बड़ा लाभ है जो कि डीबीटी के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। तो डीबीटी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। अगला प्रश्न है खोया पाया पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है। तो खोया पाया पोर्टल जो है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, जिसमें गुमशुदा बच्चों को ट्रैक करने के लिए यह खोया पाया पोर्टल जो है यह लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है ई वीजा सेवा किस प्रकार के ई गवर्नेंस का उदाहरण है। तो ई वीजा सेवा जो है ये गवर्नमेंट टू फॉरेनर या G2C का एग्जाम्पल है। कौन सा? तो ई वीजा। अगला प्रश्न है भुवन पोर्टल जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है क्या है। तो भुवन पोर्टल जो है क्या है, यह गूगल अर्थ की तरह भारत का अपना जियो पोर्टल है जो 2D 3D इमेजरी प्रदान करता है। क्या करता है? तो 2D 3D इमेजरी प्रदान करता है, यानी कि इमेज प्रदान करता है। कौन? तो भुवन। अगला प्रश्न है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से भुगतान के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो बैंक खाता और आईएफएससी कोड की। किसकी? तो बैंक खाता और आईएफएससी कोड की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है डीजी यात्रा पहल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो डीजी यात्रा पहल जो है यह हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीक यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से कागज रहित प्रवेश है। क्या है? तो फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से कागज रहित प्रवेश है। अगला प्रश्न है रेज 2020 शिखर सम्मेलन किससे संबंधित था। तो रेज 2020 शिखर सम्मेलन जो था यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट से संबंधित था। अगला प्रश्न है ई नाम का पूर्ण रूप क्या है। तो ई नाम का पूर्ण रूप है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी किसानों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है। कौन? तो ई नाम। अगला प्रश्न है IVRS का पूर्ण रूप क्या है जो अक्सर सरकारी हेल्पलाइन में उपयोग होता है। तो IVRS का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है। क्या है? तो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है। अगला प्रश्न है CCTNS प्रोजेक्ट किस विभाग से संबंधित है। तो CCTNS प्रोजेक्ट जो है किस विभाग से संबंधित है? यह पुलिस और अपराध ट्रैकिंग यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है ई बस्ता प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था। तो ई बस्ता प्रोजेक्ट का उद्देश्य था स्कूली किताबों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना ताकि स्कूल बैग का बोझ कम हो। क्या हो? तो स्कूली किताबों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना ताकि स्कूल बैग का बोझ कम हो। दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जो लोग भी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को इस चैनल से जरूर ही मदद मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।